जय हिंद साथियों, अशोका डिजिटल गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जिस तरीके से आपने उस पहले वाले वीडियो को प्यार दिया कॉमनवेल्थ को, मुझे आशा है और उम्मीद भी है आप सभी से कि इसी तरीके से आप अपना स्नेह अशोका डिजिटल गुरु के प्रति बनाए रखेंगे। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो उनके जीवन परिचय के बारे में और जानेंगे अपन आदिवासी जो जनजाति है संथाल जनजाति के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और संथाल जनजाति के वर्तमान के बारे में भी अपन बात करेंगे। संथाल जनजाति भारत के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों के अंदर भी कौन कौन से देश के अंदर रहती है और क्या उनकी वर्तमान में स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे आज तक के जितने भी राष्ट्रपति बने उनको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एक मंत्र के माध्यम से बताऊंगा। जितने भी आज तक राष्ट्रपति बने उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, और अपन जानेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कैसे मत मूल्य निकाला जाता है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म परिचय से अपन बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद में एकमात्र जन्म लेने वाली ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला के उड़ीसा राज्य के अंदर मयूरभंज में इनका जन्म होता है। संथाल जनजाति से ये बिलोंग करती है। शिक्षिका के तौर पर और उड़ीसा में सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर असिस्टेंट में इन्होंने अपना जो सरकारी सेवा का शुरू किया। आगे अगर बात करें तो सरकारी नौकरी को छोड़कर सन 1997 में इन्होंने पार्षद का चुनाव जीता। ठीक है, इसके बाद में इनका राजनीतिक कैरियर जो शुरू हुआ सन 2000 में उड़ीसा से। ठीक है, इन्होंने एमएलए का चुनाव जीता और परिवहन और वाणिज्य और मत्स्य पालन विभाग संभाला। पहले अपन ने देखा कि सबसे पहले शिक्षिका बनी, उसके बाद में इन्होंने जूनियर असिस्टेंट और उसके बाद में पार्षद का चुनाव, और सन 2000 में ये उड़ीसा विधानसभा से एमएलए बनी और इन्हें परिवहन व वाणिज्य और मत्स्य पालन विभाग का मंत्री बनाया गया। सन 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनी, देखिएगा। और अगर बात करें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की पहली और देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। यहाँ आपको पता होगा कि पूर्व में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी हैं जो कि महिला थी, और अब दूसरी महिला जो कोई बनी है तो उसका नाम आ जाता है द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे इसके ऊपर बात करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के अगर मायने पूछे जाएं, कई बार यहाँ से थ्योरी के सवाल पूछे जाते हैं कि इन्हें क्यों बनाया गया या इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो अगर अपन बात करें, आधी आबादी आज महिलाओं की है, उसके बाद भी संसद और विधान मंडलों के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम देखा जाता है। इसलिए ये मायने अपन लगा सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था। शीर्ष पद पर महिला का चयन एक तरीके से ये भी संदेश दिया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को मुख्य समाज की धारा से जोड़ने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो कि आरक्षण का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। आदिवासी समुदाय को संसद और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत ही धीमा आज भी देखा जा सकता है। तो ये आपसे थ्योरी का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, मान लो रिट के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आरएस हो या फिर एसआई हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। संथाल जनजाति की अगर बात करें तो संथाल जनजाति की हिस्ट्री की अपन बात करेंगे, क्या क्या आज तक इसके अंदर कैसे। तो संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जो जनजातीय समुदायों में से एक आती है, और इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो पूर्वी भारत के अंदर मुख्य विस्तार है संथाल जनजाति का। झारखंड आ जाता है,
पश्चिम बंगाल आ जाता है और बिहार, उड़ीसा और असम में आपको संथाल जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इनके कुल या संख्या की अगर बात करें तो तकरीबन 50 लाख संथाल जनजाति के लोग भारत के अंदर रह रहे हैं। आगे बात करें तो बांग्लादेश के अंदर यानी कि पड़ोसी देश में भी संथाली जनजाति के लोग लगभग 2 लाख रहते हैं और नेपाल के अंदर लगभग 10,000 संथाली लोग रहते हैं। अब संथाल जनजाति देख ली अपन ने, तो इसके साथ ही आप बात करें संथाली भाषा का जो भाषा है इसको मानक भाषा का दर्जा दे दिया गया था। कब? 2003 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली भाषा है इसको संविधान की मानक भाषा यानी कि अपन कह सकते हैं जो 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि वर्तमान में है। कितनी भाषाएं? शुरुआत की अगर मैं बात करूं मूल संविधान में इस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्तमान की तो वर्तमान में इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? संविधान के अंदर मानक भाषाएं वर्तमान में 22 हैं। उनमें से एक संथाली भाषा भी है जो कि आदिवासी समुदाय संथाल के द्वारा या संथाली लोगों के द्वारा बोली जाती है। वो संथाली भाषा जिसको 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की मानक जो भाषा है उसका दर्जा दिया गया। बात कर लें बोडो भाषा, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये सारी की सारी कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी? 92वां संविधान संशोधन 2003। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रीट के अंदर सवाल पूछा भी गया था। लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि मानक भाषाएं कितनी है, या तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है, या संविधान के अंदर मूल भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची के अंदर है। तो 15वीं भाषा की अगर मैं बात करूं तो 15वीं भाषा जुड़ी थी इसके अंदर सिंधी। कौन सी जुड़ी थी दोस्तों? सिंधी भाषा जुड़ी थी। और वो सिंधी भाषा कब जुड़ी थी? 15वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 के अंदर। कौन सी भाषा जुड़ी थी? 15वीं सिंधी जुड़ी थी। कौन सी जुड़ी थी दोस्तों? 15वीं जुड़ी थी सिंधी भाषा। ओके, इसके बाद में 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 और 3 18 और 18 के बाद में 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान की अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में टोटल हैं 22 भाषाएं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसके अंदर नेपाली भाषा, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान की मानक भाषा का दर्जा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत आपकी संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो, राजस्थानी भाषा तो अभी नहीं जुड़ी है, जबकि संथालियों से भी बहुत अधिक राजस्थानियों की संख्या है। अब आगे अपन बात करेंगे कि संथाल विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह को जानेंगे कि 1855 में सिंधो मुर्मू और कान्हा मुर्मू के नेतृत्व में जो संथाली जनजाति के लोग थे उनके लिए, यानी कि जो बाहरी लोग आ रहे थे उनके कबीले में, उनका विरोध किया। इस पे लिखा हुआ है विरोधियों ने बाहरी लोगों का यानी कि दिक्कों का विरोध किया। यहाँ पे विरोधी कौन थे? विद्रोही, सॉरी विरोधी नहीं, विद्रोहियों ने जो इसके अंदर मूल रूप से कौन कौन काम कर रहे थे? एक तो सिंधो मुर्मू और कान्हा मुर्मू, इस जो 1855 का संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधो मुर्मू है वह कान्हा मुर्मू का संबंध कौन से विद्रोह से रहा है? तो ये कौन से रहा है? संथाल विद्रोह से। इन्होंने क्या किया कि इनके कबीले में जो भी कोई बाहरी लोग आ रहा था उनका विरोध किया है, जिनको इन्होंने क्या बोला है? दिक्कू। तो पूछा जा सकता है कि दिक्कू शब्द या शब्दावली कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो आप बता देंगे संथाल विद्रोह से, बाहरी लोगों का विरोध। राजस्व अधिकारी, पुलिस, साहूकार और जमींदार इन लोगों का विरोध किया। इन लोगों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। कंपनी के शासन के अंत में इन्होंने घोषणा की और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बात करें कि सन 1856 के अंदर, कब भाई? 1856 में सेना के सहयोग से जो संथाल विद्रोह था उसको समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया और
संथाल जो परगना था उसको एक अलग से जिला बनाया गया और संथाली लोगों के लिए गैर संथाली लोगों को भूमि हस्तांतरित पर प्रतिबंध लगाया। आज अपन देखते हैं कि जो एसटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, उनकी जो जमीन है वो डायरेक्ट हर किसी के नाम नहीं होती। तो वो इसी विद्रोह का परिणाम था कि जो संथाली लोग हैं उनकी जो भूमि है किसी अन्य लोगों के हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए। तो ये उनको कानूनी अधिकार मिला। आगे अपन बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है ना। तो गणराज्य की अगर बात करें तो इसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है भाई? राष्ट्राध्यक्ष का। और यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्राध्यक्ष की तो राष्ट्र का अध्यक्ष तो कौन रहता है? राष्ट्रपति। और भारत में एक शासन अध्यक्ष भी होता है। तो शासन अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसमें कौन आ जाता है? प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का उदाहरण कौन है? भारत है। संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग का जिक्र है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु इसके लिए कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। और शपथ की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अभी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को एन.वी. रमन्ना साहब ने शपथ दिलाई थी। कब दिलाई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 जुलाई को। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि वर्तमान में क्या है? CGI है ना। तो चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति से संबंधित आज अपन बात करेंगे कि प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनके। तो अनुच्छेद 52 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और आगे बात करें तो 53 के अंदर बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है वो कितना रहेगा? तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। पहले भी बता चुके हैं। आगे चलिए, अनुच्छेद 57 की अगर आपसे बात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आपने देखा होगा कि भारत में कितनी भी बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। आगे अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता। और अगर बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे विजय माल्या, मेहुल चोकसी, मोदी की तरह हो तो पहले राष्ट्रपति बनते ही अपना कर्जा उतारे। यानी कि दिवालिया का मतलब होता है कि खुद की जो प्रॉपर्टी है उससे भी अधिक बैंकों का उसके ऊपर ऋण हो, उसे अपन दिवालिया कह सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति ना होना चाहिए। भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, 35 साल, और लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेता हो चलेगा, नेता वगैरह जो भी आते हैं ये लाभ का पद नहीं होता है। प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, यानी कि संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और जो लोकसभा, इनमें मिलकर जो एमपीज हैं वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि जो प्रस्तावक हैं उनके फेवर में 50 और एमपी होने चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति के योग्यता के लिए योग्य होते हैं। आगे अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 59 में दशाएं यानी कि शर्तों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ कौन दिलाएगा ये बात आपने जानी। पहले CGI यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उल्लेख यहाँ पे है। नोट ये पहले से मैंने बता दिया, न्यूनतम आयु का जिक्र है और कार्यकाल का जिक्र है। अब अपन बात करेंगे आज तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं
उनकी एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला था, वो ये है कि राज्य राधा जाके गिरी फकरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायण अब्दुल प्रतिभा प्रणब और कोविंद अब मुर्मू। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति आ गए। कई बार पूछ लेता है कि वनडे एग्जाम जो आपके ऑप्शनल होते हैं तो उनमें डायरेक्ट दे देता है कि इनमें से आज तक राष्ट्रपति कौन नहीं रहा, कौन है, तो वहाँ पे कंफ्यूज रहता है। तो ये यहाँ पे मैंने ट्रिक दी है। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो आ जाता है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें, प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम मनोनीत और निर्वाचित होने वाले ऐसे राष्ट्रपति भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका रहा? राजेंद्र प्रसाद का। कितनी बार शपथ लिए? 3 बार। इन्हें भारत का अजात शत्रु और बिहार का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आगे अगर इसके संदर्भ में अपन बात करें तो राधाकृष्णन की अगर बात करें, दूसरा आ जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली पहले उपराष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? पहले उपराष्ट्रपति। और सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है, मैंने यहाँ पे रखा है। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, इनका जन्म दिवस। ठीक है। और प्रथम गैर राजनीतिक और दार्शनिक, यानी कि ये कह सकते हैं प्रथम गैर राजनीतिक जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ये अपने गांव का नाम लगाते थे आगे। और 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। आगे बात कर लेते हैं जाकिर हुसैन की, जो कि पहले क्या थे? मुस्लिम राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति भी बने, किसी राज्यों के राज्यपाल भी बने और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और न्यूनतम कार्यकाल, यानी कि कार्यवाहकों को अगर छोड़ दे, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को अगर छोड़ दे, तो न्यूनतम कार्यकाल वाला अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे तो उसका नाम आ जाएगा जाकिर हुसैन। आगे वीवी गिरी की बात करते हैं। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। आगे अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रपति प्रथम हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, तो वहां आ जाएगा राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में 64 साल थी, कम तो नहीं थे तो, लेकिन ये इन राष्ट्रपतियों के क्रम में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जेल सिंह, तो ये पहले सिख राष्ट्रपति थे और कम पढ़े लिखे थे। ज्ञानी जेल सिंह की अगर बात करें तो राष्ट्रपतियों में कम शिक्षित, और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो वहां पे आ जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। कम पढ़े लिखे थे और वीटो पावर का प्रयोग किया इन्होंने डाक धन विधेयक पर। सबसे पहले जो जेबी वीटो का पावर है उसका प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। आगे बात करते हैं KR नारायण की, तो प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। आपसे पूछ ले दूसरा दलित राष्ट्रपति, तो दूसरा दलित राष्ट्रपति के अंदर रामनाथ कोविंद आ जाते हैं। कौन आएंगे भाई? रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति थे। कौन भाई? रामनाथ कोविंद, वो थे दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो पहला कौन आ जाता है? KR नारायण आ जाता है। अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार और सबसे चर्चित अब्दुल कलाम जी, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था। APJ अब्दुल कलाम प्रथम और अभी तक के एकमात्र जो कि क्या है, ये कह सकते हैं अपन सबसे शिक्षित में भी इनका ही नाम आता है। 15 अक्टूबर को UNO के द्वारा विद्यार्थी दिवस घोषित किया गया था और 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एकमात्र वैज्ञानिक थे, ऐसे लिख सकते हैं अपन। आगे प्रतिभा पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल क्या थी? प्रथम महिला थी। और महिला के साथ साथ में अगर बात करें तो राजस्थान से भी आने वाली प्रथम राष्ट्रपति थी और राजस्थान की राज्यपाल बनी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी। और अगर बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें 14वें नंबर पे कौन था? रामनाथ कोविंद। और 15वें पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और 13वें पे कौन था? प्रणब मुखर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महिला कौन से नंबर पे थी इससे पूर्व में, तो अब तो है 15वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू और पूर्व में कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, 2019 में भारत रत्न के लिए नवाजे गए। ठीक है, आगे अगर बात करें रामनाथ कोविंद, ये दूसरे दलित और 14वें राष्ट्रपति। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करें, द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ कोविंद का ही स्थान लिया है, तो ये द्वितीय महिला बनी और प्रथम आदिवासी महिला बनी। इनको लगभग कितने वोट मिले हैं, मत मूल्य जो अगर बात करें 6,76,803, लगभग 64% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। और इनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा, ठीक है, जो कि हार गए, 3,80,177, यानी कि लगभग 36% मत इनको मिले। आगे बात करते हैं कि कैसे कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे प्रक्रिया होती है। तो आप सब जानते हैं संसद के दोनों अंग और विधानमंडल इसके अंदर भाग लेती हैं राष्ट्रपति चुनावों के अंदर। राष्ट्रपति चुनावों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं। राज्य के अंदर जो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का काम कौन करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा की अगर बात करें तो देश के अंदर टोटल 28 विधानसभा है और कितनी 6 इसकी अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद, यानी कि 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी अगर बात करें तो 28 की अगर मत मूल्य की अगर सूत्र बात करें तो जनसंख्या बटा MLA 1/1000 का भाग दिया जाता है। अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो मत मूल्य है वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो MLA की संख्या है वो है 403 और सबसे कम है 32। वो किसकी है भाई, तो मत मूल्य की अगर न्यूनतम की आपसे पूछे तो वो आ जाएगा सिक्किम। तो अधिकतम की आपसे पूछे तो यूपी है और यहाँ पर न्यूनतम की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम आ जाता है। कौन आएगा भाई, सिक्किम आएगा। राजस्थान की आपसे पूछे तो 129 इसका मत मूल्य है और 200 विधायक हैं, तो 2 लाख और सॉरी कितना आ जाएगा इसका 25,800 आ जाएगा। और यूपी की बात करें तो 83,824 आ जाएगा और न्यूनतम में सिक्किम का आ जाएगा 224। आपसे पूछे राजस्थान के समान ही कहाँ का मत मूल्य है, तो वो आ जाएगा छत्तीसगढ़ का। अब संसद की बात करते हैं तो संसद के अंदर टोटल 776 MPs भाग लेते हैं किसके अंदर, राष्ट्रपति के चुनाव में। इधर अगर MLA की बात करें तो पूरे देश के अंदर 4033 MLA भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। ठीक है, इसके बाद में संसद की बात करें तो संसद के अंदर आप जानते होंगे कि लोकसभा में कितने टोटल सदस्य होते हैं, 545। 2 को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, कौन को, एंग्लो इंडियंस को। तो एंग्लो इंडियंस का यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा की अगर बात करें तो 12 को कला, साहित्य, खेल, शिक्षा इसके अंदर से मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 लोगों को, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। तो कुल मिलाकर दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 543 लोकसभा का और 233 राज्यसभा का, तो टोटल MP राष्ट्रपति के चुनाव में 776 भाग लेते हैं। टोटल MLA यानी कि टोटल MLA इधर अपन ने देख लिया 4033 बटा टोटल MP 776 इनका भाग देते हैं तो 700 मत मूल्य आता है। इस हिसाब से अगर टोटल MPओं का मत मूल्य निकाला जाए तो 5,43,200 लगभग 10 लाख मत मूल्य यहाँ पे होता है पूरों का मिलाकर। तो ये थी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कैसे मत मूल्य निकाला जाता है, कौन राष्ट्रपति बना है, अब तक के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, कितने वोट यशवंत सिन्हा को मिले और कितने द्रौपदी मुर्मू को मिले और कौन सी जनजाति से आती है, ये तमाम बातें आपने देख ली है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।